तो अभी हमारे जो फंक्शन हमने आपको बताए थे लॉजिकल फंक्शन ऑलमोस्ट सब हमारे खत्म हो गए हैं। अब कोई फंक्शन ऐसा नहीं बचा है हमारा। आपको कोई डाउट हो किसी को तो बताइए, किसी भी तरीके का जो फंक्शंस आपने पढ़े बताइए। रूपा आप और आप अर्चना और आशीष, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का इन फंक्शन से रिलेटेड? नहीं है, चलिए। तो फिर आज हम फिनेंशियल फंक्शन कर रहे हैं। फिनेंशियल फंक्शन में हम दो ही फंक्शंस करेंगे। एक फंक्शन है जिसका नाम है SLN और एक फंक्शन है जिसका नाम है PMT। ये दोनों फंक्शंस जो है आपके फिनेंशियल फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन फंक्शंस को हम अपने करेंसी से रिलेट करते हैं। देखिए, पहला फंक्शन है हमारा SLN फंक्शन। SLN फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपका किसी भी असेट पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, अब असेट क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, अकाउंट स्ट्रीम के बच्चे तो अच्छे से समझ सकते हैं जिन लोगों ने अकाउंट्स ले रखा होगा। बाकी बहुत सिंपल सी चीज हम आपको बता दें। देखिए, कोई भी चीज जो हमारी अपनी मतलब हमारी ऑथराइजेशन में होती है, जिसको कि हम खुद के पैसे खर्च करके खरीदते हैं, जो हमारे अपने राइट ओनरशिप में होती है, वो हमारा असेट कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं कि भाई ये हमारी एसेट है। जैसे हमारे घर में रखी हुई कोई भी चीज हमारी एसेट होती है, इंस्टीट्यूशन में रखी हुई कोई भी चीज आपकी एसेट नहीं है, वो इंस्टीट्यूट का एसेट है। जैसे कि अगर आप नाइटेक में आते हैं तो नाइटेक का फर्नीचर नाइटेक का एसेट है, कंप्यूटर्स नाइटेक का एसेट है। क्यों? क्योंकि नाइटेक ने उसके लिए एक्सपेंसेस किए हैं और वो उनकी अथॉरिटी में, उनकी ओनरशिप में। तो कोई भी चीज जो है इस तरह की जिसके के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन अपना एक्सपेंसेस करता है, तो वो उसका असेट कहलाता है। और ये एसेट अलग अलग तरीके के होते हैं, वैसे तो बहुत डिटेलिंग है लेकिन उतना पढ़ने की मतलब हमें समझने की जरूरत नहीं है। बहरहाल कोई भी असेट जब हम रखते हैं तो उसको यूज करने पर टाइम टू टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होती है उसकी वैल्यू में कमी आती है। जैसे अगर आज आप कोई मान लीजिए बाइक या स्कूटी खरीदें, तो आज सपोज आपने वो बाइक या स्कूटी अगर खरीदी 70,000 रुपए की, 70,000 रुपीज की, तो कल को अगर आप उसे सेल ऑफ करना चाहें, आपको कोई नई बाइक लेनी है या आपको नई कोई कार खरीदनी है और आप चाहते हैं कि जो बाइक आपने खरीदी थी वो बाइक अब आपको उसको सेल ऑफ करना है, तो क्या 70,000 रुपीज की अगर आपने 2 साल पहले कोई स्कूटी या बाइक खरीदी और आप 2 साल के बाद उस स्कूटी को यूज करने के बाद सेल ऑफ करना चाहते हैं, तो क्या वो 70,000 की ही सेल आउट होगी? जाहिर सी बात है ना? क्योंकि आप सभी को पता है आज शोरूम से निकल के चीज के प्राइसेस आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो 2 साल तो हमने यूज किया उसको, तो आप फिर उससे पूछेंगे भाई रीसेल प्राइस क्या है, तो इवेलुएट करती है। अगर आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी इवेलुएट करती है कि साहब आपने इतना चला दिया है, इतने 2 साल इसे यूज किया है, इतने किलोमीटर चली है, तो ठीक है हम इसकी कॉस्ट में इतनी कमी कर देंगे। आज अगर आप बेचोगे तो मान लीजिए 2 साल अगर आपने उसको अच्छा खासा चलाया है, तो 70,000 रुपए की चीज शायद ज्यादा से ज्यादा आपकी बिकेगी तो 25 या 30,000 रुपए की बिकेगी, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस में कमी आ गई। कॉस्ट प्राइस में आई हुई इसी कमी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन जो होता है एनुअली कैलकुलेट करना होता है, यानी हर साल उसकी कॉस्ट प्राइस में कितनी कमी आई। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन करने में बड़ा अच्छा लगता है, आपको अपना टाइम लगाना है, तब तो ठीक है, या किसी एक ही प्रोडक्ट की बात हो तब तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट हो प्रोडक्ट्स की जिसमें उनके कुछ कॉस्ट प्राइस लिखे हुए हो और फिर उनकी रीसेल प्राइस लिखी हुई हो आपके पास, और आपको ये पता हो कि कितने ईयर्स उनको यूज किया गया है, और अब आपको उनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो, तो आपको जाहिर सी बात है कि फिर आप ये काम करने के लिए खुद से मेहनत नहीं करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करे इस काम के लिए, और ये चीज जो है आप आसानी से कर सकें। ठीक है, तो यही चीज करने के लिए हम जो है आपका ये यूज करते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पे डेटा बना लिया है। तो सपोज हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये 1 लाख, यहाँ पे दे दिया 70,000, यहाँ दे दिया हमने कोई फिगर 50,000, यहाँ दे दिया 5 लाख, और यहाँ पर दे दिया मान लीजिए हमने 80,000। ये कुछ फिगर्स लिख दी। अब इनकी रीसेल वैल्यू, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि ये रीसेल वैल्यू यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट करते हैं। पहले कितने साल यूज हुआ ये लिख देते हैं, फिर उसकी हम रीसेल वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, कितने साल किसको यूज किया गया है। तो ये मान लीजिए हमारी 2 साल यूज हुई, इसको हमने 3 साल यूज किया, ये 1 ही साल यूज हुआ है, ये 5 साल यूज हुआ है, और ये भी 5 साल यूज हुआ है।
आज इसकी रीसेल वैल्यू कितनी लग रही है, तो इसकी रीसेल वैल्यू 2 साल के बाद मान लीजिए लग रही है 55,000, ठीक है। ये 70,000 का था, 3 साल के बाद इसकी रीसेल वैल्यू 15,000 रह गई। ये 50,000 का था, 1 साल यूज किया गया, इसकी रीसेल वैल्यू हो गई 20,000। ये 5 लाख रुपीज का था, आफ्टर 5 ईयर्स इसकी रीसेल वैल्यू है 50,000। ये 80,000 का था, इसकी रीसेल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स 10,000 रह गई। तो ऐसे तो अगर देखा जाए तो आपको पता है भाई 80,000 का था, आज 10,000 रह गई, तो 70,000 इसका डेप्रिसिएशन हुआ, है ना। 1 लाख का था, इतने का बिका, तो 45,000 डेप्रिसिएशन हुआ। लेकिन पर ईयर इसमें कितनी कमी आई, ये यदि हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक फाइनेंशियल फंक्शन हमको मिलता है SLN। SLN एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन कहलाता है, जो कि आपको एक लीनियर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। SLN फंक्शन में हम 3 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट, उसके बाद में लिखते हैं सैल्वेज जिसमें आता है रीसेल अमाउंट, और फिर लिखते हैं लाइफ। लाइफ का मतलब कितने टाइम उसको यूज किया गया। तो अब देखिए कॉस्ट सबसे पहले कहाँ लिखी है, ये लिखी गई है। फिर रीसेल वैल्यू कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। और लाइफ कहाँ लिखी गई है, ये, यानी कितने टाइम से यूज किया गया। और अब आप उसे एंटर करिए। तो फाइनेंशियल फंक्शन होने की वजह से देखिए ये जो है आपको यहाँ पे डॉलर सिंबल दे रहा है, डॉलर सिंबल ये आपको लगा करके दे रहा है। आपको डॉलर सिंबल नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली आप यहाँ से करेंसी फॉर्मेट में जाके या Ctrl+1 प्रेस करके आप वो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको रुपीज चाहिए तो रुपीज कर दीजिए, या और भी जो कुछ आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। मतलब रुपीज में करने से अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट वही रहेगी। इतना टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, बहुत टाइम लगेगा। चलिए यहाँ रुपीज कर देंगे अगर हम, तब भी ये इतना ही रहेगा आपका, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दे रहा है, और अब आप ऐसे ही सबका कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट। तो देखिए भाई टोटल तो 45,000 की कमी आई, लेकिन 45,000 2 साल में कम हुआ, तो 1 साल में कितना हुआ 22,500। इसी तरह से देख रहे हैं कि 5 साल में कितना कम हुआ 70,000, लेकिन वो 70,000 जब 5 से डिवाइड हुआ तो कितना हो गया 14,000। यानी पर ईयर उसमें कितनी कमी आई, ये चीज हमको देख करके पता चल रही है इस SLN फंक्शन से। मतलब करना हमें कुछ नहीं पड़ा और SLN फंक्शन ने हमारे लिए ये काम यहाँ पे कर दिया। तो ये हमें एडवांटेज मिलता है इसका, इस तरह से जो है हम इसको यूज कर पाते हैं। तो बेसिकली जो है आपको ये काम करना होता है, ये यहाँ पर आपको ऐसे जो है आपको बता रहा है कि आप किसी तरह से जब भी आपको बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तभी आप इस SLN फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है PMT। PMT एक फंक्शन है जो आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। पर मंथ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है, जैसे इंस्टॉलमेंट्स का कैलकुलेशन होती है जब हम कहीं से कुछ लोन लेते हैं या ऑब्वियसली हम किसी को लोन देते हैं, तो इंस्टॉलमेंट रिटर्न भी करनी होती है। अगर हमने लिया है तो हमें रिटर्न करनी है, अगर हमने दिया है तो सामने वाला हमको रिटर्न करेगा। तो ऐसे कोई हमारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो जहां पर इस तरीके का कोई काम हो रहा है, तो वहां पर आपको किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से लोगों का कैलकुलेशन करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर एक बैंक लोन देता है तो एक ही अमाउंट देता है कि भाई आपको 10,000 रुपए मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोग 10 लाख रुपए लेते हैं, कुछ लोग 50 लाख रुपए लेते हैं, कोई 1 साल के लिए लोन लेता है, कोई 5 साल के लिए लोन लेता है। अब अगर आपको सभी के इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करने पड़ जाए तो आप कैलकुलेटर में सारा दिन घुसे रहेंगे और पूरा दिन अपना दिमाग खपाते रहेंगे। पर अगर आपको ये काम यहाँ पर इजीली करना है तो कैलसी आपको इस बात का एडवांटेज देता है कि आप आसानी से पर मंथ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और पर मंथ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फंक्शन है PMT। अब इसके लिए पहले तो हम यहाँ पे कुछ एक डेटा बना लेते हैं कि हमने कहा कुछ लोगों ने अमाउंट ली लोन की, 5 लाख रुपए लोन लिया, 1 लाख रुपए लोन लिया, ठीक है, 50,000 रुपए लोन लिया, फिर 1,50,000 रुपए लोन लिया, फिर 2,50,000 रुपए लोन लिया और 3 लाख रुपए लोन लिया। ऐसे अलग अलग फिगर्स लोगों ने लोन की ली। ये तो हो गया कि लोन अमाउंट कितना लिया।
अब किसने कितने साल के लिए लिया, तो यहाँ पर इन्होंने लिया 2 साल के लिए, इन्होंने लिया 3 साल के लिए, इन्होंने लिया 1 साल के लिए, इन्होंने लिया 2 साल के लिए, इन्होंने भी 2 साल के लिए और इन्होंने लिया 1 साल के लिए। अब इन्होंने इतना ये ले लिया है, आपसे इतना अमाउंट ले लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि इनका पर मंथ इंस्टॉलमेंट कितना बना। मगर आप ऑब्वियसली ये जो दे रहे हैं इनको अमाउंट लोन के लिए, ऐसे फ्री में तो नहीं दे रहे, आपको इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने अपना लगाया होगा कि भाई हम दे तो देंगे लेकिन इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, तो बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है उस पर वो देंगे। तो मान लीजिए 2 साल के लिए दिया है मान लीजिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 3 साल के लिए दिया है मान लीजिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फिर 1 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, फिर 2 साल के लिए है आपका 1 साल के लिए नहीं, अच्छा 1 साल के लिए है यहाँ पर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर 9% rate of interest, 8% rate of interest, again 8% rate of interest and 9% rate of interest। ये मैंने डाल दिया है कि 2 ईयर्स है 2 ईयर्स है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए ये 5 लाख रुपए लिए गए लोन और ये लिए गए यहाँ पे 25-28 लाख रुपए, तो ये ईयर्स के हिसाब से नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये चेंज होता है। और फिलहाल क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो बस इसलिए हमने ये चीज डाल दी है। अब आपको ये पता चल गया है कि पैसा कितना लिया, आपको ये पता है कि कितने साल के लिए लिया, और आपको ये पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या उस पर लग रहा है, तो आप इसे इसकी जो है अब आप इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, फंक्शन पीएमटी फंक्शन यूज करेंगे। पीएमटी फंक्शन में सबसे पहली आर्ग्यूमेंट होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे सबसे पहले लिखते ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये है, ठीक है। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तो पूरा 1 ईयर का है, पर आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो आप इसे किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कॉमा। फिर दूसरा होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, यानी टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट बन रही है। अब जाहिर सी बात है जितने साल के लिए लिया है उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो उतनी इंस्टॉलमेंट, 1 साल है तो 12, 2 साल है तो 24, तो क्या करेंगे ईयर्स इंटू 12 कर दीजिए, या फिर ये भी कर सकते हैं कि हम यहीं पर लिख दें कि 36 या 24 खुद से कैलकुलेट करके लिख दें। फिर यहाँ पर लिखते हैं अब हम प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब अभी हम कितना दे रहे हैं, क्या अभी इनिशियली कुछ पे कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कहा हम कुछ नहीं दे रहे हैं। फिर है हमारी फ्यूचर वैल्यू, कॉमा के बाद लास्ट में लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब फाइनली ये पेमेंट कितना होगा, तो अभी हम 5 लाख रुपए ही रिटर्न कर रहे हैं, कि हम आपको देखिए चेंज करके दिखाएंगे, सॉरी अभी हमने कहा फ्यूचर वैल्यू हमें कितना पे करना है, ये पे करना, तो उसी को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो इसने आपको जो है फिगर ये दिखाता है, माइनस में इसको आपको पॉजिटिव में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको फिलहाल बता रहा है कि 19,280 रुपए अगर आप और 31 पैसे अगर आप हर महीने पे करें, तो हर महीने पे करने पर यानी कि 24 महीने के बाद आप 5 लाख रुपए पे कर चुके होंगे। एक बार इसी को हम ड्रैग कर देते हैं सब पर, और बहुत सिंपल सी एक फिगर देख लेते हैं, जैसे ये 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए 1 साल के लिए दे देते हैं यहाँ पर, 1 लाख रुपए 1 साल के लिए हमने दिए, और सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% है, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं कि कैसे ये कैलकुलेट हुआ होगा। देखिए 1 लाख रुपए अगर 1 साल के लिए यानी 12 इंस्टॉलमेंट बनी, 12 इंस्टॉलमेंट यानी 8,106 रुपए और 64 पैसे अगर आप 12 महीने दें, तो इसको आप नॉर्मली कैलकुलेट कर लीजिए, 12 इंटू 8 कितना होता है, 12 8 96 होता है, ये समथिंग 97 के राउंड अबाउट बैठेगा जाकर के, प्लस अब क्या है 1 लाख ही नहीं लौटाना होता है आपको, आपको कितना लौटाना है, आपको लौटाना है
बेसिक जो हमारी अमाउंट थी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी हमें यूज करना है साथ में। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 8% लग रहा है, लेकिन कितना बनेगा वो भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके रखना होगा। तो इस चीज को रखने के लिए क्या करेंगे, एक बार ये पूरा का पूरा यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं और हम यहाँ पर डाल रहे हैं। अब ये तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी, अब यहाँ पर हमारी नेट अमाउंट हम लिख लेते हैं कि नेट अमाउंट क्या बनेगी। तो नेट अमाउंट क्या बनेगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस 8% ऑफ दिस, तो दिस इनटू दिस, ये बना। यानी कि 5 साल के बाद 8% अगर 5 लाख पे है तो 40,000 रुपए तो इंस्टॉलमेंट सॉरी इंटरेस्ट का हो गया। तो बंदा कितना लौटाएगा, 5,40,000 रुपए लौटाएगा। और ऐसे ही बाकी की फिगर्स भी होंगी, है ना। तो एक्चुअली हमारी जो रिटर्निंग अमाउंट है वो ये है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 लाख का लोन लिया, 2 साल के लिए लिया, 8% पे लिया, तो कितना पैसा पर मंथ उसको पे करना है, तो ये हम यहाँ देखना चाहते हैं। इज इक्वल टू PMT, सबसे पहले हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 अपॉन, फिर कितनी इंस्टॉलमेंट्स है, 2 ईयर है, दिस इनटू 12 कॉमा। नेक्स्ट फिर प्रेजेंट वैल्यू, क्या अभी हम कुछ दे रहे हैं, हमने कहा साहब अभी तो कुछ नहीं दे रहे हैं। अमाउंट फाइन, फ्यूचर वैल्यू कितना है, इतना देना है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। आपको बता रहा है, माइनस पे भी आप ध्यान मत दीजिए, आपकी फिगर ये आ रही है 20,822 रुपीज 74 पैसे। अगर आप चाहें तो इसे राउंड भी कर सकते हैं, यानी हर महीने अगर आप 20,823 रुपीज दें तो आप 2 साल के बाद इनको 5 लाख रुपए वापस कर सकते हैं। ऐसे ही 1 लाख रुपए अगर आपने 1 साल के लिए लिया है तो हर महीने 8,000 इतने रुपए अगर आप दें तो आप ये काम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो है आपका पर मंथ इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, बाय चांस आपने कहा कि अभी कुछ लोग इनिशियली भी पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सभी लोग ऐसे नहीं है कि कुछ ना करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट के पहले कुछ फिगर पे भी कर रहे हैं। तो यहाँ मान लीजिए एडवांस पेमेंट कोई कर रहा है, कुछ भी पे कर रहा है, तो कुछ लोग तो नहीं कर रहे हैं। कहा साहब हम तो नहीं कर रहे, कुछ भी रुपए नहीं दे रहे हम, लेकिन मान लीजिए इन्होंने कहा साहब हम 10,000 रुपए लाए थे, ये हम पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे ने बोला कि हमारे पास भी हमने 15,000 रुपए पे किए हैं, हम चाहते हैं हम 15,000 रुपए पे हो जाए। और यहाँ इन्होंने कहा हम भी कुछ नहीं लाए, तो हम भी कुछ नहीं पे कर रहे हैं, ये 25,000 रुपए लाए थे इन्होंने कहा ये तो आप अभी ले लीजिए, और ये 1 लाख रुपए इनके हाथ में था, तो इन्होंने कहा ये आप अभी ले लीजिए। अब देखिए इस फंक्शन में कहां पर चेंज करेंगे, जहां पर हमने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू 0, इसको अब जो है यहाँ पर ये वाला सेल सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम एंटर करेंगे। ये देखिए वैल्यूज में फर्क आएगा, लेकिन एक्चुअली देखिए जब 0 था तब तो कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको ये भी बात पता है कि अगर हमें पहले से ये मालूम है कि कुछ पैसा पहले से दिया जा रहा है, तो जो अमाउंट हमारी देखिए पहले थी वो कम हो गई ना। मतलब किसी को अगर 5,40,000 पे करना था, जैसे हमने लिखा 5,40,000 पे करना है, तो उस केस में अगर 10,000 रुपये उसने पहले ही पे कर दिए तो 5,40,000 में से उसने एडवांस पेमेंट तो लेस कर देंगे। तो अब हमारी जो नेट अमाउंट बनेगी वो क्या बनेगी, इज इक्वल टू जो भी नेट अमाउंट निकाली हमने माइनस एडवांस पेमेंट। तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी, हमें कितना पे करना है, हमको ये पे करना है, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू बनी। अगर हम कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो देखिए 1,60,000 62,000 था, 1,62,000 ही रहा। अब इसके बेसिस पर अब हम अपना दोबारा से एक बार फंक्शन लिख रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया हमारा, ये हमारा इतना आ गया। ये हमने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन के लिए अपना ईयर्स दे दिए। ये वाली सेल हमारी एडवांस पेमेंट। अब देखिए फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू जो है, फ्यूचर वैल्यू हमारी ये है, और सॉरी प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये है और फ्यूचर वैल्यू हमने ये ले ली है। और अब देखिए अब आपका जो है अमाउंट चेंज हो जाएगा। किसका चेंज होगा, जो मतलब दे रहे हैं उनका। जैसे अब इनका देखिए यहाँ पे पहले से 10,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो इनका अब जो है अमाउंट चेंज हो गया, इनका अमाउंट चेंज हो गया। इनका 6,247 पहले भी था, 6,247 अभी भी रहा।
तो इस तरीके से पर मंथ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन के लिए आप पीएमटी फंक्शन का यूज करते हैं। बाकी आपका और इससे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि बस ये पता हो कि फाइनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में है, ये दो फंक्शन आप करते हो, ये दो आपके सिलेबस के फंक्शंस हैं, बाकी ये फाइनेंशियल फंक्शन आपके खत्म हो गए। तो फंक्शंस ये सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। एक बार प्लीज आप अपने सिलेबस में जो आपका लिटरेचर है उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जो मैंने ना बताया हो, बाई चांस बाई मिस्टेक रह गया हो, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट टूल करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं गोल सीक। गोल सीक देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारा। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम व्हाट इफ एनालिसिस टूल के नाम से भी जानते हैं। ये व्हाट इफ एनालिसिस टूल हमारा कहलाता है। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब ये है क्या हो यदि। देखिए अभी तक आपने फॉर्मूला यूज किया और फंक्शन यूज किया और आपने क्या देखा कि कैलकुलेशन की जाती है, रिजल्ट्स निकाले जाते हैं फॉर्मूला और फंक्शन के आधार पे। लेकिन अब कई बार ऐसा भी होता है कि हर बार हमें कैलकुलेशन ही नहीं चाहिए होती। कैलकुलेशन हो चुकी है, कैलकुलेशन कर चुके हैं, लेकिन अब अगर मान लीजिए उस कैलकुलेशन में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना हो, तो कैलकुलेशन के वैल्यूज में, आउटपुट में अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं रिजल्ट में, तो जाहिर सी बात है इनपुट में भी किसी तरीके का चेंज एक्सपेक्टेड है, इनपुट में भी चेंज होगा। तो अगर आप कभी कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी कैलकुलेशन परफॉर्म कर चुके हैं with the help of formula or function, but now you want to change the value of your result by affecting any of the cell included in that calculation, then you need to work with goal seek. अपने कैलकुलेटेड आउटपुट में किसी तरह का आप अपडेशन करना चाहें तो वो अपडेशन आप कैलकुलेशन के लिए यूज की गई किसी भी एक सेल में, किसी एक सेल में ध्यान दीजिएगा, अपडेशन करके कर सकते हैं। और इसके लिए ही आपको टूल मिलता है गोल सीक। बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको गोल सीक का दे रहे हैं। पहला एक नियम आप हमेशा याद रखिए कि गोल सीक जो है किसी ना किसी फॉर्मूला या फंक्शन सेल पे ही अप्लाई होगा। एक नॉन फॉर्मूला नॉन फंक्शन सेल पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी एक ऐसी सेल पे काम नहीं कर सकते गोल सीक का जिसमें कि फंक्शन या फॉर्मूला नहीं लगा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे देखिए हमारा ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरे पास ये जो हमारा डेटा है, ये कुछ सेल्स हमने ले लिए और यहाँ पर हमने टोटल करा है। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल निकाल रहे हैं, तो टोटल हमने निकाल दिया यहाँ से इज इक्वल टू सम। फॉर्मूला यूज करते चाहे फंक्शन यूज करते, हमने फंक्शन ही यूज कर लिया कि भाई ये फंक्शन हमें आउटपुट मिल गया 14, पता भी चल रहा है 7 + 4 11 + 3 14। अब ये रिजल्ट है हमारा, है ना, आउटपुट है हमारा। लेकिन बाद में अगर हमसे ये कहा गया कि ये 14 नहीं चाहिए था हमको, मान लीजिए ये चाहिए था सपोज 20, हमको रिजल्ट 20 ही चाहिए था, तो 20 चाहिए है तो इनमें से कहीं ना कहीं तो चेंज करना ही पड़ेगा और किसी एक जगह ही हम चेंज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर कह दिया जाए सबसे कम वैल्यू कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है, तो इसमें कोई कितना चेंज करें कि ये 20 हो जाए। तो ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, शायद आप सबको पढ़ के अंदाजा लग गया होगा कि 2 की जगह कितना कर दें कि ये 14 हो जाएगा। 2 में 2 लिखा हुआ है इस सेल में, इसमें 2 की जगह क्या लिख दें कि 14 से ये 20 हो जाए? हम 6 नहीं, 6 ऐड करने हैं तो 8 लिखेंगे, है ना भाई। 14 से 20 करना है तो आपको पता है कि 6 ऐड कर दो, तो 2 में 6 ऐड करोगे तो कितना करोगे 8, जैसे ही 8 करोगे देखिए 20 आ गया ना। तो इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन थी, ये काम करना था तो आपने अपने मैनुअल कर लिया, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पता था 14 था, ये पहले आपको यहाँ चेंज करना था ताकि 14 की जगह 20 हो जाए। तो आपने देखा 20 - 14 = 6, तो यानी इसमें अगर 6 ऐड कर दें तो हमारा 14 की जगह 20 हो जाएगा। तो 2 में 6 ऐड किया तो आपका आउटपुट आ गया 8 और वो 8 आपने ऐड किया तो ये 20 हो गया। तो ऐसे सिंपल मैनुअल कैलकुलेशंस भी कर सकते थे। लेकिन अगर मान लीजिए यही कैलकुलेशंस थोड़ी बड़ी होती, बड़ी इन द सेंस मतलब कुछ इस तरह की कैलकुलेशन होती जो आप आसानी से नहीं कर सकते थे, जैसे कि अगर यहाँ पर मान लीजिए मंथ 1 की फिगर लिखी होती, मंथ 2 की फिगर लिखी होती और मंथ 3 की फिगर लिखी होती और यहाँ पर टोटल सेल लिखी होती, ठीक है, टोटल सेल लिखी होती। और इस टोटल सेल के बाद हमने एवरेज सेल निकाली होती कि एवरेज सेल हमारी क्या है।
बहुत छोटी छोटी फिगर लिख रहे हैं हम। और यहाँ पर हमने टोटल सेल कर दिया इज इक्वल टू सम, ये हमने ब्रैकेट नहीं किया, ये किया और ये यहाँ निकाल लिया। और एवरेज के लिए आपने क्या किया, टोटल डिवाइडेड बाय 3। आप फॉर्मूला भी लिख सकते, फंक्शन भी लिख सकते थे, और ये आपने जो है यहाँ पर इसको राउंड फिगर में करके देख लिया। तो ये आपके पास यहाँ पर टोटल सेल आ गई कि भाई इतना जो है यहाँ पर सबकी टोटल और एवरेज सेल आपको मिल गई। ठीक है, अब आपने ये कहा कि सबकी तो ठीक है लेकिन इसकी तो बहुत ही कम है, इसकी तो 166 यानी 200 से भी कम चली गई। चलो 200 तक एवरेज था तब तो ठीक है, लेकिन अगर 200 से कम चली गई तो मान लीजिए आपसे कह दिया जाए नहीं भाई कुछ भी करो, इसकी सेल बढ़ाओ जरा, 200 करिए, 200 तो रखिए ही रखिए। तो अगर आपको इसकी एवरेज सेल 200 करनी है तो जाहिर सी बात है कि टोटल सेल चेंज करनी होगी, और टोटल सेल चेंज करनी होगी मतलब इनमें से किसी एक जगह पर चेंज करना होगा। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल सैंपल दे दिया जाए या इस तरह की प्रॉब्लम दे दी जाए कि आपको ये काम करना है, किसी एक बंदे की एवरेज सेल आपकी एक्सपेक्टेशन से बिलो है, क्राइटेरिया से बिलो है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब आपको इसकी सेल की वैल्यू बढ़ानी है, कम भी करनी हो सकती थी, बढ़ानी है आपको, लेकिन बढ़ाना है इनमें से किसी एक जगह चेंज करके। तो 200 तो ठीक है, चलो इनमें से कहीं एक जगह चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे? ये करने के लिए हम गोल सीक टूल का यूज करेंगे, क्योंकि अब ऐसे तो हम मनगणन गेस वर्क बहुत करते रहेंगे। अच्छा जरा ऐसा करते हैं कि इसको जो है 500 कर देते हैं मन से, अरे तो अब तो ये 283 पहुंच गया, 283 भी नहीं करना, 200 ही करना है, अच्छा 400 कर देते हैं। तो ऐसे तो तुक्काफिकेशन करते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम एक बार में ये काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे यूज करेंगे, अपनी सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें रिजल्ट आया था, देखिए जिसको चेंज करना है, और इसके बाद डेटा टैब में जाएंगे, और डेटा टैब में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन गोल सीक का, और वो गोल सीक का ऑप्शन आपको जो है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर मिलेगा, टूल्स में, सॉरी टूल्स में देखिए ये गोल सीक का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ये आपसे 3 सवाल पूछेगा, ये देखिए 3 सवाल में पहला सवाल फॉर्मूला सेल यानी कौन सी सेल को चेंज करना है, हम सिलेक्ट करके आए हैं, अगर भूल गए होते तो यहाँ पे क्लिक करके सेल को सिलेक्ट कर सकते थे। फिर टारगेट वैल्यू यानी इसकी वैल्यू कितनी कर देनी है आपको, आपको इसकी वैल्यू करनी है 200, इतना ही तो रखना है आपको। फिर ये पूछ रहा है वेरिएबल सेल यानी किसकी सेल में चेंज करना है, वेरिएशन कहाँ पर लाना है, तो ये चॉइस है आपकी, आपको 3 ऑप्शन है, आप यहाँ चेंज कर सकते हो या यहाँ या यहाँ। तो हमने कहा हम यहाँ चेंज करना चाहते हैं, तो हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया बिना इसे बंद किए, सिलेक्ट किया, और अब हम कह देंगे ओके। और जैसे ही हम कहेंगे ओके, देखिए आ गया गोल सीक सक्सीडेड, सक्सीडेड मतलब काम हो गया। और जैसे ही फिर ये पूछ रहा है इंसर्ट द रिजल्ट इनटू वेरिएबल सेल यानी अपडेट कर दें, ऑब्वियसली आपको अपडेट करना है, यस। और जैसे ही आप यस करेंगे वो क्या बता रहा है कि आप इसको 250 कर दीजिए, आपने 250 किया, ये देखिए 200 आपका अपडेट हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए हमने कहा कि ये तो 400 से भी ऊपर पहुंच गया, भाई 400 से ऊपर तो टारगेट जाना ही नहीं चाहिए, अगर इतना एम्प्लॉय का हम वो होते रहेंगे तो फिर एम्प्लॉय बैठ जाएगा, तो उसका टारगेट 400 करना है, 440 है, हमको इसका टारगेट कम करना है। तो कम करना है मतलब टोटल सेल कम करें, टोटल सेल कम करना मतलब इनमें से किसी एक जगह, देखिए बस गोल सीक का यही एक थोड़ा सा ड्रॉबैक कह लीजिए या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, किसी एक ही जगह पर आप अपडेट कर सकते हैं। तो हमने कहा ऐसा है कुछ भी करके ऐसा करो कि ये टारगेट जो एवरेज है इसकी सेल वो 400 बन जाए। तो कहा कि यहाँ 600 करा, इसको कम कर दीजिए, तो कितना कम करें कि ये 440 से 400 हो जाए। जब आपको कहना है क्या हो यदि, यानी यहाँ क्या हो, यहाँ क्या हो यदि ये 400 हो जाए, ऐसे ही तो करना चाहते हैं। तो उसके लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से जाएंगे टूल्स में, फिर से जाएंगे गोल सीक में। अब इसकी टारगेट वैल्यू आपको कितनी करनी है, 400, जरूरी नहीं कि हमेशा बढ़ाना ही हो, और चेंज किसमें करना है, इसमें करना है, ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए, और ये देखिए 500 से 480 हुआ, और ये देखिए 400 अपडेट हो गया। इतनी आसानी से गोल सीक टूल का यूज आप करते हैं
और आपकी चीजें हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर रिजल्ट में बहुत से बच्चे थे, हालांकि फेल तो 1 या 2 बच्चे ही हुए, लेकिन उसमें भी एक बच्चा था जिसके 49.80 यानी बहुत ही कम मार्क्स से ये बच्चा फेल हुआ है। तो हम चाहते हैं इस बच्चे को पास कर दिया जाए। तो पास का मतलब इसकी परसेंटेज कितनी कर दीजिए, 50% करिए। तो किस सब्जेक्ट में नंबर बढ़ा दिए जाए कि 50 हो, और कितने बढ़ा दिए जाए? तो कितने बढ़ाने के बारे में नहीं सोचना, किस में बढ़ाएं ये सोच लें कि 43 सबसे कम है, इसके पांचों सब्जेक्ट में 43 सबसे मिनिमम मार्क्स है। तो 43 की जगह क्या कर दिया जाए कि इस बच्चे को यहाँ पर परसेंटेज 50 मिल जाए। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से टूल्स में जाएंगे, फिर यहाँ से गोल सीक ऑप्शन का यूज करेंगे और गोल सीक में आकर के टारगेट वैल्यू कितनी है, 50%। के फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे, है ना, यहाँ पे आपकी फॉर्मेट ये है %, और वेरिएबल सेल क्या है हमारी, ये वाली सेल। सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, यस कर दीजिए। तो देखिए अब इसकी परसेंटेज कितनी हो गई, 50। क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स यहाँ पर बढ़ गए। तो इस तरीके से आप इतनी आसानी से गोल सीक टूल का यूज करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गोल सीक टूल किसी फॉर्मूला या फंक्शन सेल पे ही काम करेगा, एक नॉन फॉर्मूला या नॉन फंक्शन सेल पे काम नहीं करता। जैसे अगर आपने इस चीज को ऐसे ही लिख लिया होता कि हमारा आउटपुट 20 है और आप इसे 25 करना चाहते हो, तो एक हमने टाइप करके दे दिया और फिर हम टूल्स में आए, फिर हम गोल सीक में आए और अब हम कह दिया टारगेट वैल्यू जो है 25 है। चेंज कहाँ करना है, यहाँ चेंज कर दीजिए मान लीजिए, और जैसे ही ओके कहेंगे तो देखिए एरर देगा आपको, फॉर्मूला सेल मस्ट कंटेन अ फॉर्मूला, यानी कि जिस सेल को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई फॉर्मूला होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। और इस तरह से गोल सीक का यूज करके आप कभी भी अपने आउटपुट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए आपको जो है आउटपुट को मॉडिफाई करना है, फॉर्मूला या फंक्शन होना चाहिए, बस यही है कि किसी एक जगह आपको अपडेशन करना है। हालांकि एक से ज्यादा जगह पर अपडेट यदि करना हो तो गोल सीक तो नहीं होगा, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर आपको आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको ऑप्शन देता है सॉल्वर का। सॉल्वर वो टूल है जो एक समय पर एक से ज्यादा, जैसे हमने कहा थोड़े नंबर हिंदी में बढ़ा दो, थोड़े नंबर मैथ्स में बढ़ा दो, ऐसा अगर हम कुछ करना चाहते थे तो हम सॉल्वर का यूज करते हैं। हालांकि सॉल्वर हम आपको नहीं बताएंगे, ये सॉल्वर जैसी चीजें जो है हमारे एडवांस एक्सेल के पैकेज में है, जो एडवांस एक्सेल हमारा कोर्स है उसमें है, और वो आपके सिलेबस में भी नहीं है ये सॉल्वर, इसलिए आपको इनके बारे में नहीं बताएंगे। खैर सिलेबस में तो बहुत सी चीजें नहीं है जो बताई गई हैं, लेकिन जो मुझे पता है कि डेली रूटीन लाइफ में आपको चाहिए वो मैं आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करके चीजें बताती रहती हूँ। तो खैर ये गोल सीक हमारा हो गया है। अब जो है हम कल की क्लास में ये सिनेरियोज और छोटे मोटे चीजें, कंसोलिडेशन, वैलिडेशन जैसी चीजें आगे की हम यूज करेंगे, या फिर कल हम एच लुकअप और वी लुकअप आपको बता देंगे, तो कंसोलिडेशन वैलिडेशन आगे बता देंगे। तो इतना प्लीज आप लोग ट्राई कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। एक शायद मैं कल कुछ डिस्कस कर रही थी तो अचानक से क्लास चली गई थी हमारी, मतलब वो टाइम ओवर हो गया था, तो कुछ मैं आपको इफ में ही बताने जा रही थी, वो पता नहीं क्या चीज़ थी, अभी मुझे याद भी नहीं आ रही है हम क्या बताने जा रहे थे आपको, बट चलिए खैर ध्यान आएगा तो बता देंगे। ठीक है, फिलहाल तो नहीं याद आ रहा है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अपने सिलेबस में फंक्शंस की लिस्ट को टैली कर लीजिएगा कि कुछ ऐसा फंक्शन तो नहीं है जो मिस हो गया हो हमसे। अगर कुछ मिस हो गया तो वो हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और हम उसको आपको करा देंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। अरे हाँ, ये चीज़ आज शाम की क्लास नहीं है आपकी, आज शाम की क्लास नहीं है, कुछ रीज़न है तो उस वजह से शाम को आज नहीं होगी, कल आपकी क्लासेस वापस अपने टाइम से होंगी। तो आज शाम की क्लास मैम सीएसएस में ग्रिड्स रह गया था। ग्रिड्स रह गया था सीएसएस में? यस मैम, यस अच्छा मैम। अच्छा ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, वो एक क्लास में हो जाएगा। ग्रिड्स तो कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिंपल पैनल ही बनाना है, ठीक है मैं बता दूंगी। तो ये पहले हम अपना जावा स्क्रिप्ट खत्म कर लेंगे, फिर हम आपको सीएसएस के ग्रिड्स बता देंगे, ठीक है। तो शाम की क्लास का शायद मैंने इनविटेशन भेज दिया था, तो उसको कैंसिल नहीं भेजा है ना, तो ठीक है। अगर भेज भी दिया है तो उसे कैंसिल मानिएगा, क्लास आज शाम को नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे।